हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री अड्डा बाय शंकर सर में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग हीट एंड ट्रायल मेथड के बारे में पढ़ेंगे, जिसका इस्तेमाल हम लोग केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए करते हैं। हाउ टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन बाय यूजिंग हीट एंड ट्रायल मेथड, इस चीज़ को कवर करेंगे। साथ ही साथ देखेंगे कि इसे हीट एंड ट्रायल मेथड क्यों कहा जाता है और इसमें कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। हालांकि कुछ केमिकल इक्वेशन ऐसे हैं जिसको हम लोग हीट एंड ट्रायल मेथड के द्वारा बैलेंस नहीं कर पाते। हम लोग एक दूसरे तरह के केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का जो तरीका है, मेथड है, उस चीज़ को पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। उसे हम लोग अलजेब्राइक मेथड भी कहते हैं। उसमें एक्स और वाई मान करके केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं मैथमेटिक्स में। जिस तरह से एक्स और वाई मान करके एक्स और वाई का वैल्यू निकाला जाता है। अभी हम लोग देखते हैं कि किस तरह से हीट एंड ट्रायल मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि इसमें कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। इसमें जो सबसे पहला स्टेप है वह ये है कि जो भी हमारे पास केमिकल इक्वेशन दिया रहेगा, उस इक्वेशन में जो भी रिएक्टेंट्स रहेंगे और जो भी प्रोडक्ट्स रहेंगे, उन्हें हम एक बॉक्स के द्वारा अंडरलाइन कर देंगे। दूसरा जो स्टेप है वह है लिस्टिंग करना। जो नंबर ऑफ़ एटम्स हमारे पास दिया है उसका एक लिस्टिंग करना। यहाँ LHS है, इस तरफ हमारा RHS रहेगा, और यहाँ पे हम लोग एलिमेंट का नाम लिख करके उसकी जो संख्या रहेगी LHS और RHS में, उसको यहाँ पे मेंशन कर देंगे। तो दूसरा स्टेप हो गया। तीसरा स्टेप हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले उस कंपाउंड या एलिमेंट को बैलेंस किया जाता है जिसकी संख्या सबसे ज़्यादा हो। आप देख सकते हैं आगे के एग्जांपल में, आप बारी बारी से समझेंगे हर स्टेप को। चौथे स्टेप में जब हम लोग उस कंपाउंड या एलिमेंट को बैलेंस कर देते हैं जिसकी संख्या सबसे ज़्यादा रहती है, उसके बाद हम लोग दूसरे एलिमेंट को बैलेंस करते हैं वन बाय वन। जब सारे एलिमेंट की संख्या बराबर हो जाती है LHS और RHS की तरफ, तो हम लोग कहते हैं कि हाँ, हमारा केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो गया। यानी फाइनली हम लोग चेक करते हैं कि जो नंबर ऑफ़ एटम्स है LHS और RHS की तरफ, वो इक्वल हुआ कि नहीं हुआ। अगर हमारा इक्वल हो गया तो मतलब हमारा केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड कहलाएगा। इसे हीट एंड ट्रायल मेथड इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस मेथड में हम लोग क्या करते हैं कि सिंपल मल्टीपल्स का यूज करते हैं। कोई भी होल नंबर का सिंपल मल्टीपल लेते हैं और उसको मल्टीप्लाई करते हैं हम अपने इक्वेशन में, और फिर केमिकल इक्वेशन को बैलेंस किया जाता है। तो इसलिए, और दूसरी बात कि इसमें हम लोग बार बार ट्रायल करते हैं, बार बार नंबर ऑफ एटम्स का लिस्टिंग करते हैं और बार बार चेक करते हैं कि हमारा जो केमिकल इक्वेशन में जो एटम्स हैं उसकी संख्या बराबर हुई या नहीं हुई दोनों तरफ। तो इसलिए हम लोग चूँकि बार बार ट्रायल कर रहे हैं, बार बार सिंपल नंबर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड हीट एंड ट्रायल मेथड। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल से लेके इस मेथड को समझने की कोशिश करते हैं। इस इक्वेशन में आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में रिएक्ट करके हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसे कहते हैं, वो हमें दे रहा है। सबसे पहला जो स्टेप है वो कहता है बॉक्स में बंद करिए जो भी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दिया है। बॉक्स में बंद करने के बाद दूसरा जो स्टेप है वो कहता है कि लिस्टिंग कीजिए। जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं उनकी संख्या को लिखिए, LHS और RHS दीजिए। तो हमारे पास रिएक्टेंट्स में हाइड्रोजन है, क्लोरीन है। अब और कोई तो हमारे पास एटम्स दिखने नहीं मिल रहा है। अब काउंट करते हैं कि LHS में कितने सारे हाइड्रोजन हैं। आप देख सकते हैं 2 हाइड्रोजन है, RHS में 1 है। उसी तरह से क्लोरीन के बारे में, LHS में हमारा 2 क्लोरीन है और RHS में 1 है। अभी आप देख सकते हैं कि ये बैलेंस नहीं है। तीसरा स्टेप कहता है कि उस कंपाउंड या एलिमेंट को सबसे पहले बैलेंस करो जिसमें नंबर ऑफ़ एटम्स सबसे ज़्यादा हो। तो हाइड्रोजन में भी 2 ही है एटम्स हैं, क्लोरीन में भी 2 ही एटम्स हैं, तो किसी को भी शुरुआत कर सकते हैं आप। तो मान लेते हैं कि हम लोग क्लोरीन से शुरुआत करते हैं। क्लोरीन LHS में 2 है, RHS में 1 है। तो दोनों इक्वल कब होंगे? जब हम इसको 2 से, सिंपल नंबर 2 से मल्टीप्लाई कर दें। तो 2 ये भी हो जाएगा, 2 ये भी हो जाएगा। तो हम लोगों ने क्या किया, राइट हैंड साइड में 2 से मल्टीप्लाई किया। तो हम लोग भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे जहाँ पे क्लोरीन दिख रहा है। तो राइट हैंड साइड में हमारा क्लोरीन यहाँ दिख रहा है, तो हम लोग 2 यहाँ लिख सकते हैं। 2 हम लोग इस तरह से नहीं लिख सकते हैं, Cl2। ऐसा करने से क्या होगा, फार्मूला चेंज हो जाएगा। तो कभी भी केमिकल रिएक्शन में फार्मूले चेंज नहीं होने चाहिए ड्यूरिंग बैलेंसिंग या केमिकल इक्वेशन। तो 2 यहाँ नहीं लिख सकते हैं, हम लोग को 2 इस जगह पे देना पड़ेगा। अब हमारा इक्वेशन कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। फिर से हम लोग चेक करते हैं लिस्टिंग करके कि जो नंबर ऑफ़ एटम्स है LHS और RHS में वो बराबर हुआ कि नहीं हुआ। तो देखते हैं LHS और RHS में। फिर से हम लोग यहाँ पे हाइड्रोजन और क्लोरीन लिखेंगे। अब काउंट करते हैं कि LHS में हाइड्रोजन कितना है। तो 2 हाइड्रोजन दिख रहा है, इधर भी हमारा 2 हाइड्रोजन दिख रहा है। क्लोरीन देखते हैं तो इधर क्लोरीन 2 है, इधर भी हमारा क्लोरीन 2 है। आप देख सकते हैं हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों इक्वल हो गया, मतलब हमारा इक्वेशन अब क्या हो गया, बैलेंस हो गया। अगर हम लोग 2 यहाँ पे लिख देते हैं तो ये हमारा इक्वेशन बैलेंस हो गया। नेक्स्ट हम लोग एक बड़ा एग्जाम्पल लेते हैं और उसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं।
इस इक्वेशन में देख सकते हैं कि आयरन जब वाटर से रिएक्ट कर रहा है तो आयरन ऑक्साइड और हमारा हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है। इस इक्वेशन में सबसे पहला स्टेप हमारा क्या कहता है कि बॉक्स में बंद कर देते हैं। ऐसा करने से क्या होगा कि नंबर ऑफ एटम्स को काउंट करना आसान होगा। दूसरा जो स्टेप कहता है वो लिस्टिंग करिए, जो हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स है उसका लिस्टिंग करिए। LHS में कितने सारे नंबर ऑफ एटम हैं और RHS में कितने हैं। तो पहले एलिमेंट का हम लोग नाम लिखते हैं। हमारे पास एलिमेंट कौन कौन से अवेलेबल हैं रिएक्टेंट्स में। आयरन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। आयरन की संख्या काउंट कीजिए LHS में कितनी है। आपको एक दिख रहा है, एक यहाँ लिख दीजिए। और RHS में हमारे पास 3 दिख रहा है, 3 लिख दिया मैंने। हाइड्रोजन की बात करें तो 2 LHS में दिख रहा है और 2 RHS में भी दिख रहा है। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन हमें 1 दिख रहा है और RHS में हमें 4 दिख रहा है। तो अब यहाँ पे स्टेप नंबर 3 कहता है कि उस कंपाउंड या एलिमेंट को सबसे पहले बैलेंस करिए जिसमें नंबर ऑफ एटम सबसे ज़्यादा है। तो आप देख सकते हैं इस कंपाउंड में नंबर ऑफ एटम सबसे ज़्यादा है और उसमें भी ऑक्सीजन की जो संख्या है वो सबसे ज़्यादा है, इसलिए सबसे पहले हम लोग ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड में 4 है, इधर 1 है। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड में 4 से मल्टीप्लाई कर दें, लेफ्ट हैंड साइड में जहाँ पे ऑक्सीजन लिखा है, लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ ऑक्सीजन लिखा है, अगर यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये ऑक्सीजन हमारा संख्या उसके बराबर हो जाएगी। तो हम लोग क्या करेंगे, 4 यहाँ पे लिख देंगे। अब इसको सॉल्व करके मैं लिखूँ तो यहाँ 4 मैंने लिख दिया। अब हमारा इक्वेशन कुछ इस तरह से हो गया। अब ये ऑक्सीजन यहाँ पे बैलेंस दिख रहा है। अब फिर से हम लोग एक चार्ट बनाते हैं, उसमें फिर से LHS और RHS में कितनी कितनी संख्या हुई एलिमेंट की, एटम की, उसको लिख देते हैं LHS और इधर RHS। आयरन हमारे पास है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। आयरन की संख्या कितनी हुई, 1 है, इधर 3 है। हमारे पास हाइड्रोजन कितनी है, 4:2 यानी 8 हुआ LHS में, और RHS में हमारा कितना है, 2 है। उसी प्रकार से ऑक्सीजन हमारे पास 4 है और ऑक्सीजन इधर भी 4 है। ऑक्सीजन हमारा बैलेंस हो गया, जो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम रखता था। नेक्स्ट हम लोग, हमारे पास 2 बचे हुए एलिमेंट्स हैं, आयरन और हाइड्रोजन, उसको बैलेंस करना है। तो चलिए आयरन या तो फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 2 है। अगर इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये भी 8 हो जाएगा, ये भी 8 हो जाएगा। तो हम लोगों ने क्या किया, 4 से मल्टीप्लाई किया, किधर, राइट हैंड साइड में, किसके साथ में, जहाँ पे हाइड्रोजन लिखा है। हाइड्रोजन जहाँ लिखा है वहाँ मैंने 4 से गुना किया राइट हैंड साइड में। तो यहाँ पे मैं 4 इस तरह से दे दूँगा, तो कुछ इक्वेशन इस तरह से हो जाएगा। यहाँ पे 4 था, यहाँ पर मैंने 4 यहाँ पे लिखा। अब इक्वेशन कुछ इस तरह से दिख रहा है। अब हम लोग फिर से एक बार लिस्ट बनाते हैं LHS और RHS में, LHS और RHS में कि जो नंबर ऑफ़ एटम्स है उसकी संख्या बराबर हुई कि नहीं। आयरन हमारे पास कितना है, इधर 1 है, इधर 3 है। हमारे पास हाइड्रोजन कितना है, इधर 4:2 यानी कि 8 है, इधर हमारे पास 4:2 यानी 8 है। ऑक्सीजन की बात करें तो हमारे पास 4 ऑक्सीजन इधर है, 4 ऑक्सीजन इधर भी है। तो अभी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमारा बैलेंस हो गया। बचा हुआ जो आयरन है अब इसे बैलेंस करना बाकी है। इधर 1 है, इधर 3 है। LHS में हमारा आयरन 1 है, RHS में हमारा आयरन 3 है। तो अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 3 इधर भी LHS में आयरन हो जाएगा और RHS में भी 3 हमारा आयरन हो जाएगा। तो 3 हम लोगों ने कहाँ मल्टीप्लाई किया, LHS में मल्टीप्लाई किया, आयरन के जहाँ पे प्रेजेंट है। तो आयरन यहाँ पे प्रेजेंट है तो हम लोग यहाँ 3 मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह से हमारा केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा। हम लोगों ने क्या क्या मल्टीप्लाई किया, 3, 4 और 4। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 3, 4 एंड 4। इस तरह से हमारा केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो गया। आप काउंट कर सकते हैं कि LHS में जो नंबर ऑफ़ एटम्स है वो RHS में नंबर ऑफ़ एटम्स के बराबर है। देख सकते हैं 3 आयरन LHS में, 3 आयरन RHS में, 4 ऑक्सीजन LHS में, 4 ऑक्सीजन RHS में, 8 हाइड्रोजन LHS में, 8 हाइड्रोजन RHS में। इस तरह से हमारा केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो गया। तो हम लोग इस प्रोसेस में क्या किए, बार बार लिस्टिंग किए, नंबर ऑफ़ एटम्स को काउंट किए, फिर उसको बैलेंस किए। सबसे पहला जो बैलेंस करते हैं उस एटम को या एलिमेंट को करते हैं जिसमें नंबर ऑफ़ एटम सबसे ज़्यादा है। तो इस तरीके से हीट एंड ट्रायल मेथड का यूज हम लोगों ने किया। एक एग्जांपल से और समझते हैं कि इसका किस तरह से यूज कर सकते हैं। इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि अमोनिया के बनने की प्रक्रिया यहाँ दिख रही है। जब हाइड्रोजन और नाइट्रोजन आपस में रिएक्ट करेंगे हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के प्रेजेंस में, तो हमारा अमोनिया गैस का फॉर्मेशन होता है। और कैटलिस्ट हम लोग आयरन इस्तेमाल करते हैं और जो प्रोमोटर होता है वो हमारा वो मोलिब्डेनम होता है। तो इस इक्वेशन को कैसे बैलेंस करें। स्टेप 1 कहता है कि सबसे पहले बॉक्सिंग करो जो भी रिएक्टेंट साइड में और जो भी प्रोडक्ट साइड में है। बॉक्सिंग करने के बाद लिस्टिंग करो जो भी एटम्स हमारे पास अवेलेबल हैं। LHS में कितने सारे एटम्स हैं, RHS में कितने सारे हैं, उसका लिस्टिंग करो। तो हमारे पास कितने सारे रिएक्टेंट्स हैं, नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है। 2 ही तरह के हमारे पास एलिमेंट हैं जो कंबाइन कर रहे हैं।
तो अब गिनिए, काउंट करिए कि एलएचएस में कितने सारे हमारे पास नाइट्रोजन के एटम हैं। 2 दिख रहे हैं, 2 लिख दिया। आरएचएस में 1 है, 1 लिख दिया। उसी प्रकार से हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन हमारे पास एलएचएस में 2 है, आरएचएस में 3 है। रूल नंबर 3 कहता है, स्टेप नंबर 3 कहता है कि उस एलिमेंट को या आइटम को सबसे पहले बैलेंस कीजिए जिसकी संख्या सबसे ज़्यादा है। तो आप देख सकते हैं हाइड्रोजन की संख्या सबसे ज़्यादा है, तो सबसे पहले हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। तो आप देख सकते हैं हाइड्रोजन कैसे बैलेंस कर सकते हैं। इधर 2 है एलएचएस में, इधर आरएचएस में 3 है। तो अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा 6 दोनों इक्वल हो जाएगा। मीन्स हम लोगों ने क्या किया, 3 से मल्टीप्लाई किया एलएचएस में जहाँ पे हाइड्रोजन था। तो एलएचएस में हाइड्रोजन यहाँ पे दिख रहा है इस जगह पे, तो यहाँ पे हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और हम लोगों ने 2 से मल्टीप्लाई किया किधर, आरएचएस में, जहाँ पे क्या था, हाइड्रोजन था। हाइड्रोजन यहाँ पे दिख रहा है तो हम लोग यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो इसको मैं सफ करके लिखता हूँ 3 और 2। यहाँ पे मैंने 3 लिखा था, यहाँ पे 2 लिखा था। अब इक्वेशन कुछ मेरा इस तरह से बन गया। अब मैं फिर से लिस्टिंग करता हूँ एलएचएस और आरएचएस में कितने सारे हमारे पास नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की संख्या है। तो नाइट्रोजन हमारे पास कितना है, एलएचएस में 2 है, आरएचएस में भी 2 बन गया। हम लोग हाइड्रोजन की बात करें तो 3:2 यानी 6 हाइड्रोजन है, इधर भी 2:3 यानी 6 हाइड्रोजन है। तो आप देख सकते हैं नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों बैलेंस हो गया। इस प्रकार से यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2 नंबर लिखने की वजह से ये इक्वेशन क्या हो गया, पूरी तरह से बैलेंस हो गया। यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2, जो कि यहाँ पे एलएचएस और आरएचएस दोनों में जो नंबर ऑफ एटम्स है वो इक्वल हो गया, तो मतलब इक्वेशन बैलेंस हो गया। और भी मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स यहाँ पे लिए हैं जिसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग हीट एंड ट्रायल मेथड। जैसे इस इक्वेशन में आप देख सकते हैं यह इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस्ड है, इसमें बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी बैलेंस्ड इक्वेशन को भी दे देता है, बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कभी कभी बैलेंस इक्वेशन भी देखने को मिलता है, क्योंकि आप एलएचएस में देखेंगे 1 जिंक है तो इधर भी आरएचएस में 1 जिंक है। हाइड्रोजन 2 है तो हाइड्रोजन 2 है। सल्फेट 1 है, मतलब 1 मॉलिक्यूल है सल्फेट का, तो यहाँ भी सल्फेट का 1 मॉलिक्यूल है। तो इस तरह से ये बैलेंस इक्वेशन है। उसी तरह से कुछ एग्जांपल पर और चर्चा करते हैं। इस इक्वेशन में आप देख सकते हैं कि जब मैग्नीशियम के फीते को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाते हैं तो वाइट कलर का मैग्नीशियम ऑक्साइड हमें मिल रहा है। इस इक्वेशन को कैसे बैलेंस करेंगे, उसी तरह से आप सेम रूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहला जो कहता है स्टेप, बॉक्स में बंद करिए। बॉक्स में बंद करने के बाद लिस्टिंग करिए कि हमारे पास एलएचएस और आरएचएस में कितने सारे नंबर ऑफ एटम्स हैं। तो हमारे जो पास जो रिएक्टेंट क्या क्या है, मैग्नीशियम है और हमारे पास ऑक्सीजन है। मैग्नीशियम की संख्या एलएचएस में कितनी है, 1 है, आरएचएस में 1 है। एलएचएस में ऑक्सीजन 2 है, इसमें 1 है। तो हमने कहा रूल नंबर 3 में कि उस कंपाउंड को या मॉलिक्यूल को सबसे पहले बैलेंस करेंगे जिसकी संख्या ज़्यादा है, चाहे वो रिएक्टेंट की तरफ हो या चाहे प्रोडक्ट की तरफ हो। तो यहाँ आप देख सकते हैं ऑक्सीजन जो है उसकी संख्या 2 है, जो कि ज़्यादा है, तो ऑक्सीजन को सबसे पहले बैलेंस करेंगे। कैसे कर सकते हैं बैलेंस ऑक्सीजन को, एलएचएस में हमारे पास 2 है, आरएचएस में 2 है। तो अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2 और 2 इक्वल हो जाएंगे। तो हम लोगों ने 2 किससे मल्टीप्लाई किया, आरएचएस में मल्टीप्लाई किया ऑक्सीजन के जहाँ प्रेजेंट है। तो आरएचएस हमारा यहाँ पे है MgO, वहाँ पे मैंने 2 मल्टीप्लाई किया, तो 2 मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो इक्वेशन कुछ इस तरह से होगा, 2 मैंने यहाँ लिख दिया, तो हमारा इक्वेशन इस तरह से बन गया। अब यहाँ पे काउंट कर सकते हैं कि कितने सारे नंबर ऑफ़ एटम्स एलएचएस और आरएचएस में बचे हैं। तो मैं फिर से एलएचएस और आरएचएस लिखता हूँ। यहाँ पे मैग्नीशियम कितना सारा है, 1 है एलएचएस में, आरएचएस में 2 मैग्नीशियम हो गया। अब ऑक्सीजन हमारे पास यहाँ पे 2 था एलएचएस में, आरएचएस में 2 हो गया। ऑक्सीजन यहाँ बैलेंस है लेकिन मैग्नीशियम बैलेंस नहीं है। अब मैग्नीशियम को कैसे बैलेंस कर सकते हैं, एलएचएस में 1 है, आरएचएस में 2 है। अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा 2 और 2 इक्वल हो जाएगा। तो हम लोगों ने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, किधर मल्टीप्लाई किया, जहाँ मैग्नीशियम है, किधर, लेफ्ट हैंड साइड में। तो लेफ्ट हैंड साइड में जहाँ मैग्नीशियम वहाँ 2 लिख दिया मैंने। तो अब ये इक्वेशन बैलेंस हो गया। तो आप इसको कुछ इस तरह से देख सकते हैं, यहाँ भी 2 लिखा था, यहाँ भी 2, इस तरह से इक्वेशन हमारा क्या हो गया, बैलेंस हो गया। तो हीट एंड ट्रायल मेथड का इस्तेमाल आप इस तरह से करके इक्वेशन को बैलेंस कर सकता है। मैं यहाँ पे बहुत सारे कुछ एग्जांपल्स लिखा हूँ, आप उसको घर में ट्राई करके सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि ये एग्जांपल है, उसी प्रकार से आप इस एग्जांपल को भी सॉल्व कर सकते हैं, इस एग्जांपल को भी सॉल्व कर सकते हैं। और भी एग्जांपल हैं, आप देखे थे सोडियम को जब वाटर में डिजॉल्व करते थे H2O में, तो हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस प्राप्त होता था। तो इस इक्वेशन को भी हीट एंड ट्रायल मेथड के द्वारा बैलेंस कर सकते हैं आप। और एग्जांपल हैं, आप देख सकते हैं, जब BaSO4 को सोडियम सल्फेट में रिएक्ट कराते हैं तो नमक और BaSO4 का सॉलिड मास हमें प्राप्त होता है। उसी प्रकार से आप NaOH और HCl, जो कि एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, उसको बैलेंस कर सकते हैं।
वाटर के फॉर्मेशन को बैलेंस कर सकते हैं। से जब हम लोग देखे थे कि दीवारों में सफ़ेदी कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से बनती है, जब बुझे हुए चूने को कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन कराया जाता है या रिएक्ट कर लेता है वो, तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। इसी वजह से दीवारों में चमक आती है कुछ दिनों के बाद, और ये वाटर का फॉर्मेशन होता है। इस इक्वेशन को भी बैलेंस करके देखिए। उसके बाद हमारे पास ये है जिंक और जब सिल्वर नाइट्रेट आपस में रिएक्ट करते हैं तो जिंक नाइट्रेट और सिल्वर का फॉर्मेशन होता है। उसी प्रकार से जब एल्युमिनियम कॉपर क्लोराइड से रिएक्ट करेगा तो एल्युमिनियम क्लोराइड और कॉपर प्राप्त होगा। उसी प्रकार से मैग्नीशियम जब एसिड यानी कि HCl से रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा, MgCl2 और हाइड्रोजन हमें प्राप्त होगा। तो इसको भी बैलेंस करके देखिए आप। उसी प्रकार से हमारे पास KBr और BaI2 है, वो हमें आपस में रिएक्ट करके Ki और BaBr2 बेरियम ब्रोमाइड हमें देगा। उसी प्रकार से जब जिंक कार्बोनेट को हीट करते हैं तो हमें जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। इस इक्वेशन को भी बैलेंस कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पे आपको देखने को पता चलेगा कि ये इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस है, क्योंकि इधर भी एक जिंक है, इधर भी एक जिंक है, कार्बन एक है, ऑक्सीजन यहाँ पे 1 और 2 3 और इधर भी 3 है, तो ये ऑलरेडी बैलेंस है। तो ध्यान देंगे, कभी कभी बैलेंस इक्वेशन को भी दिया रहता है। उसके बाद केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए कुछ इस तरीके से भी आपको सवाल पूछ सकता है। बेरियम क्लोराइड BaCl2 जब रिएक्ट करता है पोटेशियम सल्फेट से K2SO4 से, तो हमें प्राप्त होता है बेरियम सल्फेट Ba2SO4 प्लस पोटेशियम क्लोराइड KCl। अब इस इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड का यूज़ करके। तो कभी कभी वर्ड के साथ में आपको दिया रहेगा तो इसका फार्मूला में कन्वर्ट करना आपको आना चाहिए, तभी आप ये चीज़ कर पाएंगे। मैं दूसरे वीडियो लेक्चर में किस तरह से किसी भी केमिकल कंपाउंड का नाम लिखते हैं और नाम से स्ट्रक्चर या फार्मूला पे आते हैं, उस चीज़ को मैं बताऊंगा। उसके बाद बहुत सारे केमिकल रिएक्शन हैं, जैसे कि हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में रिएक्ट करेगा तो हमें हाइड्रोजन क्लोराइड ये प्राप्त होगा। इसको भी बैलेंस कर सकते हैं। उसी प्रकार से जब हाइड्रोजन सल्फाइड को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ट्रीट कराते हैं तो हमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है और वाटर भी निकलता है। इसे भी बैलेंस कर सकते हैं। उसी प्रकार से और भी सारे रिएक्शंस हैं जिसको आपको बैलेंस करना है। जैसे कि जब हम लोग पोटेशियम को पानी में घुला के देखे थे पिछले वीडियो लेक्चर में, तो आग पकड़ लिया था और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ था, साथ में हीट भी हमें प्राप्त हुई थी। इसी हीट की वजह से ये हाइड्रोजन जलने लगा था। इसको भी बैलेंस कर सकते हैं आप हीट एंड ट्रायल मेथड के द्वारा। आप घर में ट्राई करेंगे इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। इस तरह से बहुत सारे यहाँ पे आपको इक्वेशन देखने को मिलेंगे। आई होप चीज़ें आपको समझ में आ गई हों कि हीट एंड ट्रायल मेथड का इस्तेमाल किस तरह से कर सकते हैं। फिर भी कुछ दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स। थैंक यू।